हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर लाइन के बारे में। सेंटर लाइन आईसीयू, ओटी और इमरजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेंटर लाइन क्या होती है, इसके यूज की इंडिकेशंस क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, इसके यूज करने से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंटर लाइन होती क्या है। सेंटर लाइन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस और सेंट्रल वीनस कैथेटर। ठीक है। जो सेंटर लाइन है इसके दो और नाम भी हैं। पहला नाम क्या हो गया, सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस, और दूसरा नाम क्या हो गया, सेंट्रल वीनस एक्सेस कैथेटर। ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक कैनुला और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द सेंट्रल वेन इज कॉल्ड सेंटर लाइन। ठीक है। किसी भी सेंट्रल वेन के अंदर अगर हम आईवी लाइन एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी सेंट्रल वेन के अंदर अगर हम लोग कोई कैथेटर इंसर्ट कर देंगे या फिर कोई भी कैनुला लगा देंगे, तो वो दोनों ही चीजें क्या कही जाती हैं, सेंटर लाइन कही जाती है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया हमें सेंटर लाइन की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है। हमारे पास में ऑलरेडी आईवी लाइंस हैं, तो उसके बावजूद हम लोगों को सेंटर लाइंस ही क्यों यूज करनी है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सेंटर लाइन के इंडिकेशंस की, पहला सेंटर लाइन का पहला इंडिकेशन क्या है, टू एडमिनिस्टर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, या फिर टीपीएन थेरेपी। टीपीएन थेरेपी देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीपीएन थेरेपी दी कब जाती है, जब कोई पेशेंट एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। ठीक है। एंट्रल न्यूट्रिशन क्या होता है साहब, एंट्रल न्यूट्रिशन क्या है कि जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो चीज क्या कही जाती है, वो चीज कही जाती है एंट्रल न्यूट्रिशन। लेकिन जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और आपको एक पूरा के पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आर्टिफिशियली, तो वो किसके थ्रू करवाया जाता है, वो करवाया जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए हम लोगों को सेंट्रल लाइन एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग क्या है, आईवी लाइंस के थ्रू नहीं दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो टू एडमिनिस्टर ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेंटर लाइन का इस्तेमाल कब होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को एडमिनिस्टर करने में। इसके साथ साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंटर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। टू एडमिनिस्टर आयनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, या फिर कार्डियक ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि क्या है, आयनोट्रोपिक हैं, जो कि कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। तो समटाइम इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, एक सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज करना पड़ता है, एक सेंट्रल लाइन यूज करनी पड़ती है। ठीक है। आगे अगर मैं नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करूं तो टू गिव ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। किसी पेशेंट को हमें एक फ्लूइड का लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्टर करना है। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल लाइन को एक्सेस करना पड़ेगा। इससे जो इन्फ्यूजन रेट है उसको हम रैपिड कर सकते हैं, उसको बहुत बढ़ा सकते हैं रिलेटिवली आईवी लाइन के। ठीक है। इसके अलावा और फ्रीक्वेंट वीनस ब्लड सैंपलिंग, अगर किसी पेशेंट का हमको बार बार वीनस सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, उस कंडीशन के अंदर भी हम लोगों को सेंटर लाइन इस्तेमाल करनी। ठीक है। अगर नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करूं तो टू गिव लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। ठीक है, कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक के लिए किस पर है, आईवी थेरेपी पर है, आईवी एंटीबायोटिक्स पर है, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेंटर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा when the peripheral IV line cannot be accessed। ठीक है। जब कभी भी आप एक आईवी लाइन एक्सेस ना कर पाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, हम लोगों को सेंट्रल लाइन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को पिटिंग एडिमा हो रखा हो, अगर पेरिफेरल लाइंस के अंदर पिटिंग एडिमा हो रखा हो, कोई बर्न का पेशेंट हो, कोई 90% 100% बर्न का पेशेंट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पेरिफेरल लाइन एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल लाइन एक्सेस करनी पड़ती है। एनासारका का पेशेंट हो, जर्नलाइज्ड एडिमा जिसकी पेशेंट की बॉडी के ऊपर हो, तो वहां पर पेरिफेरल लाइंस एक्सेस की जाती है, वहां पर क्या है, सेंट्रल लाइन लगाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा टू मेजर द सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है। सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे,
जब हमको सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करना हो। इसके अलावा जो इंडिकेशन है सेंट्रल लाइन का वो है हीमोडायलिसिस। जब हमें क्या करना हो, हीमोडायलिसिस करना हो, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन एक्सेस करते हैं। इसके अलावा भी एक चीज है, एंजियोग्राफी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्टीरियल एक्सेस लेते हैं, लेकिन सेंट्रल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीनस एक्सेस लेते हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर हमने बात की कि सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर के बारे में, कि सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है, इसको क्यों मीजर हम लोग करेंगे, और जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या है, इसके मेजरमेंट टेक्निक्स क्या क्या है। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है, राइट एट्रियम का प्रेशर है। अगर आप लोग सुपीरियर वेना केवा या फिर इंफीरियर वेना केवा दोनों में से किसी का भी प्रेशर नापेंगे तो वो प्रेशर किसका प्रेशर होगा, सेंट्रल वेन का प्रेशर होगा। इसके अलावा अगर आप लोग जैसे इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर नापेंगे, सब क्लेवियन वेन का प्रेशर नापेंगे, तो वो सारे के सारे प्रेशर किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वो प्रेशर रिफ्लेक्ट करेगा राइट एट्रियम के प्रेशर को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या रहने वाली है, तो नॉर्मल रेंज अगर मैं मिलीमीटर ऑफ एच जी में बात करूं तो नॉर्मल रेंज रहेगी 2 to 8 mm ऑफ एच जी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सेंटीमीटर ऑफ H2O में बात करें तो नॉर्मल रेंज क्या रहने वाली है, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखने का ये है कि जब भी हम लोग सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो हमें एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि हमको सेंट्रल वीनस प्रेशर कब मेजर करना है, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन के एंड में सेंट्रल वीनस प्रेशर को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्निक ऑफ सीवीपी मेजरमेंट की, तो दो टेक्निक यूज होती हैं सीवीपी मेजरमेंट के लिए। एक टेक्निक होती है इन्वेजिव टेक्निक। इन्वेजिव टेक्निक के अंदर क्या होता है कि एक सेंटर लाइन के अंदर से एक सेंसर डाला जाता है, वो सेंसर क्या करता है, मॉनिटर से कनेक्टेड रहता है और 24 आवर सेंट्रल वीनस प्रेशर की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक दूसरी टेक्निक है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक के अंदर क्या होगा कि हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन का और राइट एट्रियम का कोलैप्सिंग प्रेशर चेक करेंगे, किससे, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू। ठीक है, और इन दोनों का ही क्या बनाएंगे, फ्लूइड कॉलम बनाएंगे। अब जो फ्लूइड कॉलम की मिड रेंज है वो क्या कहलाएगी, वो सेंट्रल वीनस प्रेशर कहलाएगी। अब यहां तक बात कर ली हम लोगों ने सेंट्रल वीनस प्रेशर की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हमारे पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट था सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के लिए पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जाता है, कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। तो दो पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। पहली पोजीशन है फ्लैट पोजीशन, जिसके अंदर पेशेंट को फ्लैट रखा जाएगा, कोई पिलो नहीं होगा, बिल्कुल सीधा आदमी लेटा हुआ होगा। दूसरी पोजीशन क्या है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है कि जो हेड एंड ऑफ बेड है वो तो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और जो लेग एंड ऑफ बेड है वो क्या होता है, एलिवेटेड होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब खड़े होते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर इन ए स्टैंडिंग पोजीशन, जब आप खड़े हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो आपका वीनस ब्लड है, जो ओवरऑल ब्लड है, वो क्या होता है, पूल होता है किसकी तरफ, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपकी बॉडी का ब्लड जाने लगता है। ठीक है, उसी वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो जब ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, जिससे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी नॉर्मल सिनेरियो में। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्यों दे रहे हैं, देखिए सेंटर लाइन एक्सेस करने के लिए जो सेंटर लाइन है वो उसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए और वो इजीली एसेसेबल हो। ठीक है, हमको उसका इजीली एक्सेस मिल जाए, इसीलिए हमको उसका वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने पेशेंट के बेड हेड एंड को डिक्रीज किया, उसके लेवल को डाउन किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा,
वीनस पूलिंग होगी किसकी तरफ, अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ या फिर हेड की तरफ, ठीक है। अब पैरों में तो हमारे में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग काल्फ मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करती हैं, स्क्वीजिंग करती हैं। बाय नेचर पैरों के अंदर या फिर लोअर बॉडी के अंदर इस तरीके की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो क्या करती है, वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए अपने आप में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करती हैं। लेकिन जब आप क्या करेंगे, किसी आदमी को उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो कोई आदमी उल्टा नहीं रहता है, सिंपल सी बात है। इन जर्नल आदमी रहेगा तो या तो सीधा रहेगा या फ्लैट कंडीशन में रहेगा, ऐसा देखा है कोई उल्टा चलता हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होने लगता है, उसके अंदर वीनस पूलिंग होने लगती है, उसके अंदर वीनस ब्लड है, वो किसकी तरफ जाएगा, हेड की तरफ जाएगा। जब वीनस ब्लड हेड की तरफ जाएगा तो इंटरनल जो जुगुलर वेन्स हैं, जो सब क्लेवियन वेन्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, साइज इनका बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनके अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उस चीज को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड रिमूवल फॉर ऑफ द सेंटर लाइन, ठीक है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन को इंसर्शन और रिमूवल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। द सुपीरियर वेना cava डायलेट ड्यू टू इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर इन द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। अगेन यहां पर इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के जो कंटेंट्स हैं वो पुश करेंगे थोरेसिक कैविटी को डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर डाउनवर्ड्स क्या होगा, हेड होगा, क्योंकि हमने पेशेंट को किस में लिटा रखा है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में लिटा रखा है। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि वीनस पूलिंग की वजह से एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाएगी सारी की सारी मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर, तो क्या होगा, हमें इजी एक्सेस मिल पाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो गई पोजीशन की बात में। इंसर्शन और रिमूवल के दौरान एयर एम्बोलिज्म के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हमको एयर एम्बोलिज्म क्या करना है, कम करना है, तो एयर एम्बोलिज्म प्रिवेंट करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ सेंटर लाइन की, कि सेंटर लाइन की लेंथ कितनी होती है। सेंटर लाइन की लेंथ जो है वो 6 से 12 इंच होती है। अगर हम इंच में बात करें, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। फीट में बात करें तो आधा से 1 फीट तक सेंटर लाइन की लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ इंसर्ट कितनी की जाती है, तो एक एडल्ट पेशेंट के अंदर अगर आप राइट साइडेड प्रीफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 13 से 14 सेंटीमीटर सफिशियंट होता है सेंटर लाइन को इंसर्ट करना। 13 से 14 सेंटीमीटर अगर आप इंसर्ट करेंगे तो वो सुपीरियर वेना केवा में एट्रिया के पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें डायामीटर की, कि सेंटर लाइन का डायामीटर कितना होता है। तो सेंटर लाइन का डायामीटर होता है 1 फ्रेंच, ठीक है। जब कभी भी फ्रेंच में डायामीटर दिया गया हो तो इसका मतलब क्या है, कि आउटर डायामीटर की बात की जा रही है। इनर डायामीटर की जब कभी भी बात की जाएगी तो या तो गॉज में की जाएगी या फिर किस में की जाएगी, एमएम में की जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साइट की, कि हम लोग कौन कौन सी साइट्स पर जो है सेंटर लाइन लगा सकते हैं। तो दो तरीके की सेंटर लाइन होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। पहली कौन सी होती है, जो सेंट्रल वेन्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। दूसरी कौन सी होती है, जो पेरिफेरल वेन्स के अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। सबसे पहली जो वेन आती है वो निकल करके आती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन क्या है, सबसे कॉमन वेन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सेंट्रल लाइन डालने के लिए। अब क्यों किया जाता है, इस चीज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है वो है ये इजीली एक्सेस हो जाती है, ठीक है। इसको डालने के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। उसकी वजह भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर मैं आपके साथ में सेंट्रल लाइन डालने का प्रोसीजर भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज द कॉमनेस्ट सेंट्रल वेन यूज फॉर सेंटर लाइन इंसर्शन, ठीक है। जो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है वो क्या है, सबसे कॉमनेस्ट वेन है कि क्या करने के लिए, सेंट्रल लाइन के इंसर्शन के लिए। इट गिव क्विक एंड इजी एक्सेस, ये क्या करती है, क्विक और इजी एक्सेस देती है किसके लिए, सेंटर लाइन इंसर्शन के लिए। इन इंटरनल जुगुलर वेन सेंटर लाइन इज टर्मिनेटेड इन द सुपीरियर वेना केवा नियर द राइट एट्रियम। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप लोग सेंटर लाइन इंसर्ट करेंगे, आप लोगों का हालांकि काम नहीं है, लेकिन जब कभी भी सेंटर लाइन इंसर्ट की जाएगी तो उसे या तो सुपीरियर वेना केवा के पास छोड़ा जाएगा या फिर इंफीरियर वेना केवा के अंदर छोड़ा जाएगा, किसके पास में, राइट एट्रियम के पास में।
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेंट्रल लाइन इंसर्ट की जाती है तो एक मायोकार्डियम को सेंट्रल लाइन से या फिर जो गाइड वायर होता है उससे टच करने से बचा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या इंड्यूस कर सकती हैं, ये दोनों के दोनों चीजें पेशेंट के अंदर एरिथमिया कॉज कर सकती हैं, तो इस वजह से इन दोनों ही चीजों से बचा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि राइट साइडेड इंसर्शन इज प्रिफर्ड बिकॉज इट रिक्वायर्ड ए रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ इंसर्शन ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर। पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली राइट साइडेड एक्सेस लिया जाता है। राइट साइडेड एक्सेस लेने का एक सबसे छोटा सा कारण यह है कि राइट साइड में ही तो हम लोगों को क्या इंसर्ट करना है, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी है, और राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियम प्रेजेंट होता है। तो क्या है, जो पोर्ट है उससे एट्रियम तक जहां तक हमको सेंट्रल लाइन डालनी है उसका डिस्टेंस कम है, उस कंडीशन में हम लोगों को वहां पर जो लाइन डालेंगे वो कम डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अगर रिलेटिवली आप लेफ्ट साइड में डालोगे तो जहां राइट साइड में आपको 13 टू 14 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी पड़ रही थी, वहीं पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको 16 टू 17 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट सबक्लेवियन वेन के एक्सेस। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये प्रायोरिटी वाइज दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन को देते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी पर आती है सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन इंसर्शन इज मोर डिफिकल्ट टू प्लेस। ठीक है, सबक्लेवियन वेन का जो इंसर्शन है, सबक्लेवियन वेन का जो इंसर्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसके तुलना में, एक इंटरनल जुगुलर वेन के सेंट्रल लाइन इंसर्शन की तुलना में। ठीक है, इट टर्मिनेट्स इनटू द सुपीरियर वेना कावा नियर द राइट एट्रियम। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर हमने जो सेंट्रल लाइन डाली थी वो भी कहां जाकर के टर्मिनेट हो रही थी, उसका टर्मिनेशन पॉइंट भी क्या था, नियर द राइट एट्रियम था, किसके अंदर, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। और जो सबक्लेवियन वेन है इसका टर्मिनेशन पॉइंट भी क्या है, नियर द राइट एट्रियम इनटू द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इसका सबसे मेजर रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर क्यों हम लोग इसको लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं इसकी तुलना में, इंटरनल जुगुलर वेन में सेंट्रल लाइन एक्सेस करने की तुलना में। ठीक है, तो ड्यूरिंग सबक्लेवियन वेन इंसर्शन देयर इज ए ग्रेट रिस्क ऑफ हीमोथोरैक्स एंड न्यूमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स का क्या होता है, इसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है, ठीक है, तो जो एपेक्स ऑफ लंग है या फिर एपेक्स ऑफ जो प्लूरा है वो कहां तक सिचुएटेड होती है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तक सिचुएटेड होती है। अगर आपने बेसिक एनाटॉमी पढ़ी हो तो यहां तक, ठीक है, यहां तक क्या होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तक क्या आता है, लंग्स आते हैं। अब ये जो हमारी सबक्लेवियन वेन है ये क्या है, जस्ट अबव से गुजरती है, कहां से, एपेक्स ऑफ लंग्स के। इन केस अगर रप्चर हुआ, सेंट्रल लाइन इसके अंदर चली गई, सेंट्रल लाइन ने परफोरेट कर दिया किसको, सबक्लेवियन वेन को, और वो किसके अंदर चली गई, प्लूरा के अंदर चली गई, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस होते हैं और हीमोथोरैक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फीमोरल वेन की। तो फीमोरल वेन क्या है, फीमोरल वेन प्लेसमेंट of the center line is least commonly performed. It is usually done in emergency situations and changed or removed within 24 hours of placement. ठीक है, फीमोरल वेन जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसको प्रायोरिटी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेटर रिस्क होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, फीमोरल वेन से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं सेंट्रल लाइन लगाने के लिए, तथा ये क्या है, सबसे लीस्ट कॉमन मेथड है, इसीलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इस चीज को बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं, फीमोरल सेंट्रल लाइन के एक्सेस। ठीक है, अब भैया इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक स्पेशल पोजीशन निकल करके आती है, जो सेंट्रल लाइन जहां पर सुपीरियर या जहां पर सेंट्रल लाइन का जो टिप है, ठीक है, वो कहाँ रह रहा था, सुपीरियर वेना केवा में नियर द एट्रियम, या रह रहा था दोनों कंडीशंस के अंदर, किसके अंदर, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर भी और सबक्लेवियन वेन के अंदर भी। वो फीमोरल वेन के अंदर चेंज हो जाता है, उसके अंदर क्या रहेगा, रहेगा तो नियर द राइट एट्रियम, लेकिन रहेगा कहां पे, इंफीरियर वेना केवा में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यही है, इन ऑल द साइट्स द टिप ऑफ द सेंट्रल लाइन इज प्लेस्ड नियर द राइट एट्रियम इन द सुपीरियर वेना केवा
इंफीरियर वेना कैवा इन केस ऑफ फीमोरल सेंट्रल लाइन। अगर हम लोग फीमोरल सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पेरिफेरल वेन्स की, ठीक है, ये तो बात हो गई सेंट्रल लाइन जो कि सेंट्रल लाइंस के अंदर डाली जाती है। इसके अलावा कुछ सेंट्रल लाइन पेरिफेरल लाइंस के अंदर भी डाली जाती है। तो पेरिफेरल लाइंस के अंदर कौन कौन सी साइट होती है, फिर कौन कौन सी वेन होती है जिनको हम लोग प्रिफर करते हैं, तो वो वेन्स हैं सिफेलिक वेन, ठीक है, ब्रेकियल वेन। ये दोनों के दोनों वेन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हाथ में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर अगर हम लोगों ने एक्सेस लिया तो वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट होती है डिस्टल फीमोरल वेन्स। अगर लोअर लेग्स में फीमोरल वेन्स के अंदर एक्सेस लिया जाए सेंट्रल लाइन का तो वो क्या कहलाएगा, पीआईसीसी या फिर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइंस। ठीक है, तो यहां तक हो गई साइट्स की बात कि कौन कौन सी साइट पर प्लेसमेंट किया जाता है किसका, सेंट्रल लाइन का। तो अब अगर मैं बात करूं कंफर्मेटिव प्लेसमेंट की, कि हमको पता कैसे लगेगा कि सही सेंट्रल लाइन डली है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। ये एक मात्र तरीका है कंफर्म करने का, कंफर्मेटरी है ये। ठीक है, ये एक मात्र तरीका है कंफर्म करने का कि सेंट्रल लाइन कहाँ है। इसके अलावा कई और मेथड यूज होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोर्ट ऑफ द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल लाइन के अंदर तीन पोर्ट होते हैं, कलर होता है व्हाइट, ब्लू और ब्राउन, तीन कलर के पोर्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें पोर्ट फर्स्ट की या फिर व्हाइट पोर्ट की। तो व्हाइट पोर्ट इज लार्ज इन साइज, डिस्टल टू हार्ट, यूज फॉर वीनस ब्लड सैंपलिंग। ठीक है, जो पोर्ट फर्स्ट है वो क्या होता है, हार्ट से डिस्टल होता है, हार्ट से दूर रहता है, और ये क्या होता है, लार्ज इन साइज। अब लार्ज इन साइज का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द ओवरऑल ल्यूमन। ठीक है, सेंट्रल लाइन की ओवरऑल ल्यूमन का आधा पार्ट कौन सा बनाता है, व्हाइट पोर्ट बनाता है, और बचे हुए आधे में कौन से रहते हैं, ब्लू और ब्राउन रहते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए काम में आता है, डिस्टल टू हार्ट होता है और यूज फॉर वीनस ब्लड सैंपलिंग। अगर हमको वीनस ब्लड के सैंपल्स लेने हैं तो किस पोर्ट से लेंगे हम लोग, व्हाइट पोर्ट से लेंगे। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूं, सेकेंड पोर्ट कौन सा होता है, ब्लू पोर्ट होता है। ठीक है, तो ब्लू पोर्ट किस लिए काम में आता है, टीपीएन ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड्स और रूटीन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करने के काम में आता है। अब अगर एक चीज देखी जाए कि ये कहां होता है सर, तो ये होता है ब्राउन पोर्ट और व्हाइट पोर्ट के बीच में। क्लियर, ये मीडियल होता है ब्राउन और व्हाइट पोर्ट के बीच में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्राउन पोर्ट की, तो इट इज स्मॉल इन लेंथ, proximal to the heart, used for hypertonic solution administration, inotrops and CVP measurement। ठीक है, ये proximal होता है यानी कि सबसे नजदीक होता है किसके, हार्ट के। यूज फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तथा सेंट्रल वीनस प्रेशर जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि सेंट्रल वीनस प्रेशर का क्या है, इन्वेजिव टेक्निक है मेजरमेंट की, उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं किसको, ब्राउन पोर्ट को। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात की कि सेंट्रल लाइन क्या होती है, सेंट्रल लाइन यूज करने की इंडिकेशंस क्या क्या है, सेंट्रल लाइन को एक्सेस करने के लिए इसके साइट पर एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन की। तो यहां तक आप लोगों को दो टाइप्स क्लियर हैं कि एक सेंट्रल लाइन वो होती है जो कि किसके अंदर डाली जाती है, किसी सेंट्रल वेन के अंदर डाली जाती है, जबकि एक सेंट्रल लाइन ऐसी होती है जो कहां डाली जाती है, किसी पेरिफेरल वेन के अंदर डाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन की। ये जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन है, इसको आप देखिए ये कहां पर डाली गई है, आर्म पर डाली गई है, और इसका जो कैथेटर का एंड है वो कहां है, सुपीरियर वेना कैवा में है, किसके पास में, राइट एट्रियम के पास में है। अब हम लोग बात करते हैं जो सेंट्रली एक्सेस सेंट्रल लाइन होती है, ये भी क्या होती है, दो तरीके की होती है, टनल्ड और नॉन टनल्ड। टनल्ड जो सेंट्रल लाइन है इसका मतलब क्या है कि जहां पर वेन का एंट्री पोर्ट है, ठीक है, जहां पर वेन के अंदर लाइन एंट्री हो रही है और जहां से कैथेटर बाहर निकल रहा है, एग्जिट साइट है, वो दोनों क्या है, उन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है, यानी कि एक टनल में से होकर के क्या जा रहा है, कैथेटर जा रहा है किसके अंदर, वेन के अंदर। तो ये क्या कहलाएगी, टनल्ड सेंट्रल लाइन। ठीक है, जैसे कि इस इमेज के अंदर दिया हुआ है, ये क्या है, टनल्ड है, इसके अंदर क्या है,
एग्जिट साइट ऑफ द स्किन दूर है किससे, एंट्री साइट से, वेन की से। जबकि अगर हम नॉन टनल्ड की बात करें तो ये नॉन टनल्ड है। नॉन टनल्ड के अंदर क्या है, वेन में जहां पे सेंट्रल लाइन जो है वो एंटर कर रही है, वो क्या है, स्किन साइट का जो एग्जिट पॉइंट है उसके पास में है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल लाइन के दो तरीके हो गए, टनल्ड और नॉन टनल्ड। इसके अलावा हो गई पेरिफेरली इंसर्टेड सेंटर लाइन। इसके अलावा भी एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं वीनस एक्सेस पोर्ट। इसके अंदर क्या होता है कि एक वीनस एक्सेस पोर्ट को वेंथ द स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है। किसी पेशेंट के अंदर स्किन के नीचे एक वीनस एक्सेस पोर्ट लगा दिया जाता है। तो ये क्या रहता है, स्किन के अंदर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ सेंटर लाइन की, कि सेंटर लाइन के कौन कौन से टाइप्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेंटर लाइन, कि सेंटर लाइन को इंसर्ट करने की कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म, हेमाटोमा, एरिथमियाज और इन्फेक्शन। ठीक है, हीमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स के बारे में हमने आपको बताया कि अगर बाई चांस किसी भी वजह से प्लूरा रप्चर हो जाए, उसके अंदर हवा चली जाए या फिर ब्लड चला जाए, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हीमोथोरैक्स या फिर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अगर हम लोग कहां से इंसर्ट कर रहे हैं, सब क्लेवियन वेन से इंसर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर बात की जाए तो एपेक्स ऑफ द लंग या फिर एपेक्स ऑफ द प्लूरा सिचुएटेड अंडर द सब क्लेवियन वेन के पास में रहते हैं, इसी वजह से इन दोनों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि भैया एयर एम्बोलिज्म हर तरीके की सेंटर लाइन के अंदर होना पॉसिबल है। ठीक है, हेमाटोमा की अगर मैं बात करूं, बाई द चांस अगर आर्टरी रप्चर हो गई तो वहां पर हेमाटोमा बनना एक बहुत कॉमन चीज है। इसके अलावा एरिथमियाज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बाई चांस गाइड वायर को टच कर दिया किसके, मायोकार्डियल टिश्यूज के, तो वहां पर एरिथमियाज ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस, अगर एसेप्टिक अगर डालते समय स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स फॉलो नहीं की गई या फिर केयर करते समय स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स फॉलो नहीं की गई, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेंट्रल लाइन है। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेंट्रल लाइन क्या होती है, सेंट्रल लाइन की इंडिकेशंस क्या क्या है, सेंट्रल लाइन की इंसर्शन साइट्स क्या क्या है, सेंट्रल लाइन में कौन कौन से पोर्ट होते हैं, सेंट्रल लाइन के टाइप्स क्या क्या हैं, और सेंट्रल लाइन इंसर्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज का जिक्र नहीं किया, वो क्या है, वो है प्रोसीजर। ठीक है, अब प्रोसीजर का जिक्र नहीं किया, इसकी एक वजह है कि प्रोसीजर क्या है, एक नर्सिंग स्टाफ का काम नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली या तो सर्जन परफॉर्म करता है या फिर कौन करता है, या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करता है। लेकिन फिर भी चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जीवन में कभी आपको करने का मौका मिले तो इस चीज से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, या फिर अगर कभी आप लोग इस चीज को विटनेस करें, कभी आपके सामने प्रोसीजर परफॉर्म हो, तो आपको पहले से पता हो कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले पेशेंट का, अगर वो कॉन्शियस है तो रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर्स का, उसके गार्जियंस का रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, टू परफॉर्म द इन्वेसिव प्रोसीजर, पहली चीज हो गई। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग सीधा प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर में क्या होगा कि जो साइट है, ठीक है, साइट को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला सॉल्यूशन है 2% बीटाडीन। ठीक है, बीटाडीन का 2% सॉल्यूशन लेकर के उससे उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है कि भैया आपने बीटाडीन से सॉल्यूशन से किसी साइट को साफ कर लिया है, डिसइंफेक्ट कर लिया है, कितनी देर बाद प्रोसीजर करोगे, कितनी देर बाद, अगर आपको कोई कट लगाना, इंसिजन लगाना है, कोई निडल इंसर्ट करनी है, कितनी देर बाद करोगे। तो इसका सबसे एक्यूरेट आंसर है कि जब बीटाडीन सूख जाए। क्लियर, बीटाडीन सूख जाने के बाद में, या फिर अगर ये नहीं है तो 2 मिनट बाद में। क्लियर, हम लोगों को कब करना है, 2 मिनट बाद में प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब सुनिए, जब हम लोग सेंट्रल लाइन इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंट्रल लाइन की जो किट होती है उसके अंदर क्या होता है, एक निडल दी गई होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं
किस साइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम लोग सबसे जो कॉमन साइट है उस पर सेंट्रल लाइन इंसर्शन की बात करते हैं। सबसे कॉमन साइट कौन सी है? इंटरनल जुगुलर वेन। अब इंटरनल जुगुलर वेन के एक्सेस के लिए एनाटॉमिकल लैंडमार्क कौन कौन से हैं, यानी कि किस जगह पर जाकर के हम लोगों को ये इंसर्ट करना है। तो देखिए, एनाटॉमिकल लैंडमार्क के अंदर आता है कि आपका जो ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स है, ठीक है, गर्दन के अंदर आपकी जो स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स हैं, इनके बीच में एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है? सेडिलॉट्स का ट्राइंगल है। यहां पर जब इस तरीके से आप पेशेंट को करेंगे तो ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल उभर करके आएगी और इसके बीच में क्या बनेगा? सेडिलॉट्स का ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब इसके लोअर पॉइंट पर, यानी कि ऑलमोस्ट इधर, ठीक है, आप खुद भी फील करके देख सकते हैं, यहां क्या है? सेडिलॉट्स का ट्राइंगल है। तो ये जगह क्या है? एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। किसके लिए? अगर हमको सेंट्रल लाइन डालनी है, किसके अंदर? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर सेंट्रल लाइन डालनी है। इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर सेंट्रल लाइन डालने के लिए हमने इस जगह को किससे क्लीन किया? बीटाडीन से क्लीन किया। क्लीन करते कैसे हैं? इनर टू आउटर सर्कल में, इनर टू आउटर सर्कल में इसको क्लीन कर लिया, इस जगह को। 2 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या है? और मैंने जो आपको बताया कि 2% बीटाडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, वो सर्जिकल स्क्रब के लिए 7.5% बीटाडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। 2% हम लोग लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, जो कि क्या है? लिग्नोकेन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने 7.5% बीटाडीन से क्या किया है? सर्जिकल स्क्रब किया है। जो सर्जिकल साइट है उसको क्या कर लिया है? डिसइंफेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 to 7 ml क्या लेंगे? लिग्नोकेन, 2% लिग्नोकेन लेंगे, जो कि क्या है? लोकल एनेस्थेटिक है। इसको क्या करेंगे? इनफिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि मल्टीपल साइट्स पर क्या करेंगे? इनफिल्ट्रेट करेंगे, जिससे कि क्या होगा? लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, पहली चीज, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना होता है? इसके बाद में हम लोग किट के अंदर एक निडल दी हुई होती है। निडल के साथ में क्या करेंगे? एक सिरिंज को अटैच करेंगे तथा निडल को कहाँ इंसर्ट करेंगे? जो वेन है उसको फील करके हम लोग सेडिलॉट्स ट्रायंगल के अंदर निडल को इंसर्ट करेंगे, तथा इंसर्ट करते टाइम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर? सिरिंज के ऊपर, यानी कि प्लंजर को बाहर की तरफ खींचेंगे। जब हम लोग प्लंजर को बाहर की तरफ खींचेंगे और निडल को इंसर्ट करेंगे, तो जैसे ही निडल किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर जाएगी और जाते ही क्या होगा? उसके अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को पहली चीज चेक करनी है कि ब्लड क्या है? ब्राइट रेड है या फिर डल रेड है। अगर ब्राइट रेड कलर है, इसका मतलब हमने गलती से क्या कर दिया है? जो नीडल है उसको इंसर्ट कर दिया है किसके अंदर? किसी भी आर्टरी के अंदर। अब अगर डल रेड ब्लड आया है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो जो पोर्ट है वो एक्सेस ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्लड को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? सिरिंज को डिटैच कर देंगे। उसके बाद में ब्लड का फ्लो मॉनिटर करेंगे। ब्लड का फ्लो दो तरीके से हो सकता है। पहला कि रेगुलर फ्लो। अगर रेगुलर फ्लो है ब्लड का, तो इसका मतलब क्या है? कि ब्लड वेन से आ रहा है। और अगर पल्सेशन फॉर्म में है, अगर पल्सेशन फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पल्सेटिंग फॉर्म में अगर ब्लड बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ब्लड किसी आर्टरी के अंदर है। क्लियर? तो यहां तक हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? उस नीडल के थ्रू एक गाइड वायर इंसर्ट करेंगे। नीडल के अंदर से एक गाइड वायर डालेंगे तथा नीडल को हटा लेंगे। नीडल को हटाने के बाद में गाइड वायर पर स्लिप किया जाता है क्या? टिश्यू डायलेटर। एक प्लास्टिक का टिश्यू डायलेटर होता है, उसको स्लिप करते हैं। स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या होगा? उस टिश्यूज के अंदर क्या बना लेगा? एक जगह बना देगा। क्या इंसर्ट करने के लिए? सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि गाइड वायर को वहीं रहने देंगे, तथा जो टिश्यू डायलेटर हमने डाला था उस टिश्यू डायलेटर को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। इसके बाद में लेते हैं हम लोग सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को प्रोसीजर शुरू करने से पहले डी एयर कर लिया जाता है नॉर्मल सलाइन से। डी एयर का मतलब यही है कि जो तीनों पोर्ट हैं उनके अंदर से नॉर्मल सलाइन फ्लश कर दी जाती है, ताकि एयर क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? जो सेंट्रल लाइन है उसकी जो टिप है कैथेटर की, उस टिप के अंदर क्या इंसर्ट करेंगे? गाइड वायर इंसर्ट करेंगे। तथा अब वो गाइड वायर जो है वो कहां से निकलेगा? वो ब्राउन कलर के पोर्ट से बाहर आता है। तो हम लोग ब्राउन कलर के पोर्ट से गाइड वायर को पकड़ लेंगे तथा जो सेंट्रल लाइन है उसको स्लिप कर देंगे किसके अंदर? सेडिलॉट्स ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अब जब हम लोग ये सेडिलॉट्स ट्राइंगल के अंदर ये डाल देंगे, तो डालने के बाद में हम लोगों को क्या करना है? गाइड वायर को बाहर निकाल लेना है। पूरा के पूरा गाइड वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इंसर्ट करना है। इंसर्ट कितना करना है? एडल्ट के अंदर 13 से 14 सेंटीमीटर तक हमको जो सेंटर लाइन है वो इंसर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। 13 से 14 सेंटीमीटर हम लोगों ने सेंटर लाइन इंसर्ट कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पेटेंसी चेक करेंगे या फिर ब्लड फ्लो चेक करेंगे। किसके अंदर? तीनों के तीनों पोर्ट के अंदर। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले
एस्पिरेट करके देखेंगे, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे सिरिंज अटैच करके। अगर ब्लड आ गया इसका मतलब पोर्ट का ल्यूमेन ठीक है, ठीक है। अब उसको ब्लड को वापस पुश कर देंगे तथा उसके अंदर सलाइन पुश कर देंगे ताकि जो उसके अंदर कोई भी आरबीसी का कंटेंट है वो वापस चला जाए और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। इसके बाद में सूचर लगा करके उसको सेंट्रल लाइन को फिक्स कर दिया जाता है तथा उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको कभी मौका करने का मिले तो जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई सेंट्रल लाइन की पूरी इन जनरल। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या रामायण सुना रहा है, आप जाकर के बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसका जो है प्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो आप भी यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भैया सेंट्रल लाइन क्या होती है, सेंट्रल लाइन के टाइप्स क्या क्या हैं, सेंट्रल लाइन के यूज की इंडिकेशंस क्या क्या हैं, सेंट्रल लाइन के एक्सिस की साइट्स क्या क्या हैं, उसके बाद में सेंट्रल लाइन एक्सिस के बाद में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, तथा हम लोगों ने एक ब्रीफ समरी डिस्कस की किसके बारे में, सेंट्रल लाइन इंसर्शन के प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।